राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को वर्ष 2023 के दूसरे चरण के रक्षा अलंकरण सम्मान वितरित किए। अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल सहित कुल 82 पदक प्रदान किए। देश को एक साथ मिली 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर 2 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। 3 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल तरीके से दिखाई गई हरी झंडी। गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार मिली वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत में सवार बच्चों से पीएम ने की बातचीत, उनकी रचनाएं भी सुनी। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को किया संबोधित। देश भर के चुनिंदा 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए दिया जीत का मंत्र। कहा, भाजपा तुष्टीकरण के बजाय सभी वर्गों के संतुष्टीकरण पर करती है विश्वास। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 3 केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, टोल सुधार से 70,000 करोड़ रुपए के ईंधन की हुई बचत। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, 60 सालों में जो नहीं हुआ वो हमने 9 सालों में किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना। वन, पर्यावरण एवं श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, वन्यजीव संरक्षण में भारत ने दुनिया को दी एक नई दृष्टि। सीएजी करेगा सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास का ऑडिट। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने सीएजी से ऑडिट कराने को मंजूरी दी। भाजपा ने किया स्वागत। मनोज तिवारी ने कहा, अब पता चलेगा कि आखिर केजरीवाल क्या छुपाना चाहते हैं। और आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल किया जारी। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच से होगा वर्ल्ड कप का आगाज। अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 15 अक्टूबर को भिड़ेंगे चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2023 के दूसरे चरण के रक्षा अलंकरण सम्मान वितरित किए। तीनों सेनाओं के लिए राष्ट्रपति ने अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल सहित कुल 82 पदक प्रदान किए। वहीं राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह दूसरे चरण में लेफ्टिनेंट जनरल पीएन अनंत नारायणन, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मिन्हास और लेफ्टिनेंट जनरल हरमिंदर सिंह कहलों को विशिष्ट सेवा मेडल पुरस्कार प्रदान किया। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल सुनील पुरी गोस्वामी, लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल बेलायुधन श्रीहरि और लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आज 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 5 वंदे भारत रेलगाड़ियों में भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण शहरों के बीच सरल और त्वरित यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी और क्षेत्र में सांस्कृतिक, पर्यटन और धार्मिक स्थानों की कनेक्टिविटी में सुधार लाने का काम करेगी। रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस महाकौशल क्षेत्र जबलपुर को मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र भोपाल से जोड़ने का काम कर रही है। इसके अतिरिक्त बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को भी लाभ होगा। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। पटना और रांची के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली ये रेलगाड़ी पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होगी।
धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक धारवाड़ और हुबली में महत्वपूर्ण शहरों को राज्य की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ेगी। इससे क्षेत्र के पर्यटकों, छात्रों, उद्योगपतियों आदि को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी और इससे गोवा और महाराष्ट्र दोनों ही पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी रानी कमलापति स्टेशन पर लोगों का अभिवादन करने के बाद सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस के भीतर गए और उन विद्यार्थियों से मिले जो नई शुरू होने वाली वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में सागर पब्लिक स्कूल और दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अपने हाथ से बनाई पेंटिंग और स्केच गिफ्ट किए। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर स्टेशन पर मौजूद लोग खुश नजर आए। प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों और क्रू मेंबर से बात करने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस से बाहर आए। इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती की भाजपा को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में इस धरती की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसलिए ऐसी ऊर्जावान मध्य प्रदेश की धरती पर मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मुझे हृदय से आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, गौरव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के प्रश्नों के जवाब दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर देश में हो रही राजनीति पर पूछे गए एक सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के मुस्लिम भाई बहनों को समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा लेते हैं और बर्बाद कर रहे हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। वहीं विपक्षी दलों के फोटो ऑप पर पीएम मोदी ने चुटकी ली और कहा कि उस फोटो में मौजूद सभी लोगों को देख लें तो कुल 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालों की गारंटी है। पीएम ने कहा कि अकेले कांग्रेस के घोटाले ही लाखों करोड़ रुपयों के हुए हैं। दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना,
एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि 9 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। ये सब दूरदर्शी नीतियों को बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। जब दुनिया आर्थिक मंदी से लड़ रही है, दुनिया आर्थिक दृष्टि से तकलीफ में है, तो आपके बुलंद इरादे, आपके बुलंद फैसले, आपके समय पर लिए हुए फैसले आज भारत को ब्राइट स्पॉट की तरह देखने को अवसर मिलता है। अगर किसी को आशा की किरण दिखने को मिलती है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था में से मिलती है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अपने वक्तव्य में कहता है कि भारत की गरीबी 22% से घटकर 10% से भी कम हो गई है। यह आज भारत की अर्थव्यवस्था है। मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के योग, ज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण, आध्यात्म, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व कल्याण के संदेश को दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा का काम भारत का काम हो गया है। भारत के योग को, ज्ञान को, विज्ञान को, अध्यात्म को, पर्यावरण को, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को, विश्व का कल्याण हो के संदेश को और सर्वे भवन्तु सुखिनः के संदेश को दिया है। और इसलिए सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का काम मतलब भारत का काम हो गया है। और इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो केवल एक राजनीतिक दल का काम नहीं करते, हम हमारे देश के लिए काम करते हैं, हम विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉगिन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के ऊना में भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज भी 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम, यानी कि जितना मिलता तो उससे दुगना कर। यही नहीं, अब 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में मिलता है। अगर हम इसको देखें तो गरीब के कल्याण के ही कार्य, करोड़ों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, बल्ब ड्रग पार्क किए। ये छोटी उपलब्धि नहीं भारतीय जनता पार्टी और बहुत बड़ी देन नरेंद्र मोदी जी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत में हुए खर्च का सीएजी स्पेशल ऑडिट करेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने सीएजी से ऑडिट कराने को मंजूरी दे दी है। भाजपा कैग की जांच का स्वागत कर रही है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की जांच में ये साफ हो जाएगा कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्या छुपाना चाहते हैं। मनोज तिवारी ने साफ तौर पर मांग की है कि अगर अरविंद केजरीवाल दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल होनी चाहिए। गरीबों को, झुग्गी वालों को, दिल्ली के रेड़ी पटरी के लोगों को, दिल्ली के ऑटो चालकों को, जिनको जिनको वादे किए गए और उनके वादे नहीं पूरे हुए अरविंद केजरीवाल के द्वारा, आज उनको बड़ी राहत मिली होगी ये जानकर कि एकदम सामान्य और आम आदमी की तरह रहने की बात करने के बाद जिस व्यक्ति ने राजमहल खड़ा कर लिया उसकी अब जांच होगी और जांच कैग से होगी। पहले से भी जितनी बातें हो रही हैं, लोगों का दिमाग उस पर चल रहा है, उसकी ये जांच पुष्टि करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानून व्यवस्था पर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली की कानून व्यवस्था से ज्यादा पंजाब की खराब कानून व्यवस्था पर सोचना चाहिए। लेखी ने कहा कि दिल्ली दंगों के आरोपी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। शायद अपने उप मुख्यमंत्री को जेल से निकालने के लिए केजरीवाल चाहते हैं कि कानून व्यवस्था उनके हाथ में हो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बहुत अच्छी है। पंजाब में जहां इनकी सरकार है, देश में सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर वहां पर है, वहां की स्थिति ठीक कर लें। और 40 एमएलए जो हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, क्रिमिनल केसेस बने हुए हैं। और इनके कॉरपोरेटर दिल्ली राइट्स, दिल्ली दंगों के अंदर, चाहे वो अमानतुल्ला खान हो, चाहे वो जिन्होंने अंकित नाम के आईबी अफसर की हत्या की थी वो हो, वो सब कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स जो हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और शायद इनके जब उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार, अपराधी गतिविधियों में, ईडी की चपेट में या अन्य चीजों में जेल जाते हैं तो। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी कार्मिक मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से तदर्थ आधार पर सहायक अनुभाग अधिकारी एएसओ के पद पर कार्यरत 1592 अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी एसओ के पद पर बड़े पैमाने पर पदोन्नति को मंजूरी दी है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पदोन्नति आदेश जल्द ही संबंधित कैडर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे। डीओपीटी के प्रभारी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के निर्देश पर पदोन्नति में तेजी लाई गई, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को प्रेरित करने और लंबे समय तक ठहराव की समस्या को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर पदोन्नति दे रही है। उन्होंने बताया कि एएसओ और अन्य ग्रेडों में अन्य 2000 पदोन्नतियां प्रक्रिया में है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक उन्हें पदोन्नत कर दिया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले साल भी लगभग 9000 बड़े पैमाने पर पदोन्नतियां की गई और इससे पहले पिछले 3 वर्षों में डीओपीटी ने 4000 पदोन्नतियां दी थीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अमरनाथ यात्रा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की है। मनसुख मंडाविया ने श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा देखभाल के लिए जम्मू कश्मीर को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
बालटाल और चंदनवाड़ी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना की गई है। बालटाल और चंदनवाड़ी में स्थापित अस्पताल 24 घंटे चालू रहेंगे। अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात की जा रही है। मनसुख मंडाविया ने सभी श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर बात करते हुए कहा कि पहले से अब तक कई बदलाव आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव टोल पर रुकने वाली गाड़ियों के औसत समय में आई कमी है। ये बदलाव अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां टोल पर रुकने से 70,000 करोड़ के ईंधन की बर्बादी होती थी, वहीं अब इससे निजात मिलेगी और आने वाले समय में ईंधन की बचत हो पाएगी। यहाँ तक ये जो वेटिंग टाइम था टोल नाका पर, इसकी भी तकरार आप लोग भी मुझे बताते थे। 2014 में ये जो वेटिंग पीरियड था, ये करीब टोल नाके के ऊपर 734 सेकंड था, 12 मिनट का। अब वो 2023 में 47 सेकंड का आया है और ये एवरेज है, पर अनेक जगह पर इससे भी कम आया। अभी टोल के ऊपर रुकने वाली तकरारें लगभग नहीं के बार, एक आधे बार कुछ समय होती है, पर नहीं के बराबर है। और इसको अब हम धीरे धीरे जो नई टोल सिस्टम लाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे वो 30 सेकंड से भी कम हो जाएगा। तो उसमें ध्यान में आया था कि हमारे देश का करीब टोल पर रुकने से करीब 70,000 करोड़ का फ्यूल कैसा वेस्ट होता है, उसके ऊपर उन्होंने नोटिंग किया था। तो एक प्रकार से ये जैसे स्टैटिस्टिक है, ये बदला हुआ है। जो एवरेज था वो 11.6 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन का था, वो अभी 30 किलोमीटर तक हम पहुँचे हैं। 2021 में हम लोग 37 किलोमीटर तक थे और अभी थोड़ा कम हुए, क्योंकि कोविड के समय का थोड़ा इम्पैक्ट इसमें हुआ है। और अब हम पर डे तो हम इसको और करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पीएम ने दुनिया में एक बड़ा विजन दिया, जिसे हम मिशन लाइफ कहते हैं। हमारे मंत्रालय ने मिशन लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में जो हम 3 सबसे बड़ी बातें करते हैं, तीनों कॉप में उन्होंने दुनिया में एक बड़ा विजन दिया है, जिसको हम मिशन लाइफ कहते हैं। क्योंकि धरती में और धरती के संसाधनों का माइंडलेस यूटिलाइजेशन की जगह माइंडफुल कंजम्पशन होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में मिशन लाइफ दिया, उसका सबसे बड़ा परिणाम भी हमें देखने में आता है। अभी हमारे मंत्रालय के द्वारा जब पिछले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो मिशन लाइफ का एक मेरी लाइफ पोर्टल हमने लॉन्च किया है। मैं मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा प्लेज, जैसे हम जिसको सिविक सेंस कहते हैं, मॉरल सेंस कहते हैं, ऐसे एनवायरमेंटल सेंस के नाते भी हमको करना चाहिए। और 24 मिलियन इंडिविजुअल ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मेरी लाइफ ऐप सबके लिए अवेलेबल है। कांग्रेस की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि जो काम 600 दिनों में भी नहीं हो पाता था, वो काम अब केवल 75 दिन में ही पूरा हो जाता है। देश में कांग्रेस के समय में हमको पता है किस प्रकार से फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ करती थी, किस प्रकार से कुछ इलीगल टैक्स लगा करते थे। 9 सालों में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करके एक परिवेश पोर्टल, जिसको प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव, जो एक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया, जो उस समय में 600 दिन लगा करते थे, आज 2014 के जो 600 दिन लगा, अब वो घट करके 75 डेज में क्लियरेंस होने लगी। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने अपने एक संबोधन के दौरान कहा कि 60 सालों में जो नहीं हुआ वो हमने 9 सालों में कर दिया। 9 साल में जिस प्रकार से पॉलिसियों का अमलीकरण करने का प्रयास राज्य सरकारों के साथ मिलकर भारत सरकार ने किया, उसी का नतीजा ये हुआ कि 60 साल में 121 मिलियन मैट्रिक टन की वृद्धि हो पाई थी। वो 9 साल में 83 मिलियन टन की वृद्धि करने में हम कामयाब रहे। पर कैपिटा कंजम्पशन था और अवेलेबिलिटी जो थी वो 303 ग्राम थी 14 तक, वो बढ़कर 444 ग्राम 2022 में हो गई। ये फिगर देखते आपको लगता है कि 45% का इजाफा इस 9 साल के अंदर करने में
भारत सरकार कामयाब रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि देश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2022-2023 की जनवरी-मार्च तिमाही में घटकर 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी जीडीपी का 0.2% रह गया। व्यापार घाटे में कमी और सेवा निर्यात में जोरदार वृद्धि के कारण चालू खाता घाटा कम हुआ। भारत का चालू खाता घाटा 2022-2023 की तीसरी तिमाही में 16.8 अरब अमेरिकी डॉलर यानी जीडीपी का 2% था। पर्यटन मंत्रालय की गोवा में हुई चौथी कार्य समूह की बैठक 19 से 22 जून तक चली, जिसमें भारत को क्रूज पर्यटन का हब बनाने और गोवा सहित देश के तमाम पर्यटक स्थलों को विकसित करने के साथ ही पर्यटन को रोजगार का बड़ा जरिया बनाने की दिशा में G20 देश मिलकर आगे बढ़े। Fourth working group in Goa, the focus was on cruise tourism. We also had 2 more thematic discussions there. One was on led by the UNEP on plastic pollution, how to combat the menace of plastics and how do we make our tourism more sustainable. The another very critical discussion was on, it was a public sector private sector dialogue as to how do we engage with the public sector, how does public sector and private sector come together in promoting eco-friendly, green and sustainable tourism in the country and across the country, across the world as well. दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रविंद्र यादव ने प्रगति मैदान के पास सुरंग में हुई लूट के मामले में कहा कि मामले में क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोगों को दिल्ली पुलिस नॉर्थ जिले और नई दिल्ली जिले की टीम ने पूर्वी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पहुंचने पर उनसे पूछताछ की जाएगी। 5 लोग तो क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किए हैं और 2 लोग जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की टीम उत्तर प्रदेश में अभी अरेस्ट हुए हैं थोड़ी देर पहले, उनकी अभी इंट्रोगेशन नहीं हो पाई है। उनके नाम है प्रदीप और बाला। बाला तो वारदात में है, अमित अलियास बाला, ये भी उधर गाजियाबाद का रहने वाला है। और प्रदीप ऐसा लग रहा है अभी हमें कि वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स है कॉन्स्पिरेसी करने में, प्लान करने में। तो इनकी टीम ने अभी उनको वहाँ उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से पकड़ा है। तो उसको आने में शायद अभी रात तक वो पहुंचेंगे, तो उनका रोल का हम खुलासा करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।